आज एक ऐसे स्थान की ओर चलेंगे जो कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसके रास्ते में ये सब देखने को मिलेगा, जैसे सेबों से भरे पेड़, खूबसूरत वादियाँ, स्वच्छ नदी, मिनी स्विट्जरलैंड, स्नोफॉल, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, प्राचीन मंदिर और अमरनाथ यात्रा। इनकी जानकारी आज की इस पहलगाम की वीडियो में होने वाली है। साथ ही बात करेंगे कि पहलगाम कैसे पहुँचें, किस वाहन से जाएं, होटल कहाँ मिलेगा, जाने का बेस्ट टाइम क्या है, कश्मीर में क्या सावधानी बरतें, सस्ती यात्रा कैसे होगी, कुल कितना खर्चा आ जाएगा। इस तरह की और भी काफ़ी कुछ डिटेल आज मिलने वाली है। तो चलें सबसे पहले देख लेते हैं कि पहलगाम कैसे पहुँचे। देखिए, आप भारत में कहीं से भी हो सकते हैं, तो सब जगहों से बात करने में तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए राजधानी दिल्ली को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें पहलगाम पहुँचना है। इसके लिए सबसे सस्ता तरीका ये है कि पहले आप दिल्ली से जम्मू के उधमपुर तक ट्रेन से आ जाइए, जिसका 2S का सीट का किराया 255 रुपये, स्लीपर का 385, थर्ड AC का 1005, 2AC का 1415 और फर्स्ट AC का 2360 रुपये का टिकट है। वंदे भारत भी ट्रेन यहाँ पर चलती है, जिसमें AC चेयर कार का टिकट 1665 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का मिलेगा 3055 रुपये। लेकिन हमारा मीडियम बजट है, तो हम यहाँ पर स्लीपर सीट को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसका किराया है 385 रुपये। अब सवाल ये है कि अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो उधमपुर ही क्यों उतरना है, जम्मू में और भी तो जगह है ना। देखिए, इसका कारण सीधा है कि जम्मू तवी से पहलगाम है 239 किलोमीटर, कटरा से 212 किलोमीटर और उधमपुर से है पहलगाम 173 किलोमीटर। मतलब कि उधमपुर से पहलगाम इनमें सबसे पास है। अब उधमपुर उतर गए तो वहाँ से जो है आपको जाना है 93 किलोमीटर आगे बनिहाल रेलवे स्टेशन तक, जिसके लिए उधमपुर से 300 रुपये पर पर्सन में शेयरिंग टैक्सी आपको मिल जाएगी, या फिर 150 रुपये के आसपास यहाँ वहाँ के लिए बसें भी चलती है। अब आप बनिहाल पहुँच गए, जहाँ से पहलगाम है 84 किलोमीटर। देखिए, बनिहाल हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ से श्रीनगर, बडगाम, बारामुल्ला और कश्मीर की अन्य जगह के लिए जो है ट्रेनें मिलती हैं। पहलगाम के लिए आपको अनंतनाग या बीज बेहरा, ये 2 स्टेशन हैं, वहाँ पर आप उतर जाइए, जिसका टिकट करीब 30 से 35 रुपये होगा। यहाँ से पहलगाम रह जाता है अब 45 किलोमीटर आगे, जिसके लिए अनंतनाग से 120 रुपये में शेयरिंग टैक्सी आपको मिल जाएगी और पहुँच जाएंगे पहलगाम। ये प्रोसेस आपको थोड़ा लंबा ज़रूर लग सकता है, पर ये सस्ता और एडवेंचर वाला है, क्योंकि इसमें आप कश्मीर की ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और सच में इस ट्रेन की यात्रा कमाल की होती है, खासकर सर्दियों में जब स्नोफॉल या बर्फ़ पड़ी हुई होती है ना, तो उसके बीच से जब ये ट्रेन गुजरती है तो इसका नज़ारा कमाल का लगता है। तो अगर आपके पास समय है तो एक बार इस ट्रेन में ज़रूर बैठिएगा। लेकिन हाँ, इनकी जो है ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, ये जो है जनरल ट्रेन है, आपको यहाँ पर आकर ही टिकट खरीदना होगा। अब सड़क मार्ग की ओर चलते हैं। उधमपुर से पहलगाम के बीच कौन कौन से स्थान आएंगे। वैसे उधमपुर से पहलगाम की दूरी 173 किलोमीटर है, लेकिन हम यहाँ पर जो रूट बताएंगे ना, वो 210 किलोमीटर का होगा। इसमें पहले चेनानी नासरी टनल, रामबन, बनिहाल, काजीगुंड होते हुए हम पहुँचेंगे हमजापोरा। अब इसके पास से 2 रास्ते हैं, एक सीधा आगे वाला चला जाता है श्रीनगर की ओर और दूसरा मुड़ता है अनंतनाग की तरफ वाला। तो अनंतनाग से आप फिर ऐस मुकाम, बटकोट होते हुए पहुंच जाएंगे पहलगाम। दोस्तों, अगर आपके पास समय कम है तो हवाई जहाज़ से भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन पहलगाम में कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसके लिए आपको उतरना होगा कश्मीर के श्रीनगर में, जहाँ से पहलगाम करीब 100 किलोमीटर है। महीनों पहले आपको फ़्लाइट की टिकट बुक करानी होगी, तो आपकी 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर तुरंत कराते हैं कुछ दिन पहले ही, तो ये 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच आपको देने पड़ेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना एडवांस में बुक करा कर रखें। अगर आपको ये लग रहा होगा कि फ़्लाइट महंगी है, हम बाई रोड जाएंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है। फ़्लाइट आपको पड़ेगी सस्ती और यात्रा भी आसान रहेगी। वो कैसे है, तो इसके लिए हमने जो एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। चलिए, अब हम श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते की भी बात कर लेते हैं कि बीच बीच में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। इन सब स्थानों की अगर हम बात करें तो देखिए, श्रीनगर
से पहलगाम है 100 किलोमीटर, जिसमें पहले श्रीनगर आएगा, उसके बाद पंपोर, फिर अवंतीपुर, और इसके बाद आएगा कायगम का टोल टैक्स। यहाँ से गुजरते हुए हम पहुँचेंगे बिजबेहरा। बिजबेहरा से भी चाहे तो आप पहलगाम जा सकते हैं, लेकिन हम जब गए थे ना तो शेयरिंग टैक्सी वाले हमें ले गए थे अनंतनाग वाले रास्ते से, तो हम आपको वही बता रहे हैं। ठीक है, तो अनंतनाग के बाद आएगा एस मुकाम, फिर बरकोट होते हुए पहुंच जाएंगे पहलगांव। मित्रों, इन सब स्थानों को याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में जो है ना इनके आसपास क्या क्या आपको देखने को मिलेगा उसकी जानकारी भी देंगे। श्रीनगर से पहलगाम का रास्ता पहाड़ों का नहीं है। आपको ये लगेगा ना कश्मीर में बड़े ऊंचे लंबे पहाड़ मिलेंगे देखने को, देखिए पहाड़ तो हैं लेकिन रास्ते में नहीं है, पूरा रास्ता जो है प्लेन है, बढ़िया बिल्कुल। सस्ते में यात्रा करनी है तो श्रीनगर से अनंतनाग 60 किलोमीटर के लिए आपको 120 रुपये में टैक्सी से पहुंच सकते हैं। अब जब अनंतनाग पहुंच गए तो फिर वहीं से 40 किलोमीटर है पहलगाम, जिसके लिए दोबारा से 120 रुपये लगते हैं शेयरिंग टैक्सी के। मतलब कि 240 रुपये में आप श्रीनगर से पहलगाम के लिए पहुंच जाओगे। लेकिन अगर प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो एक तरफ से 2500 रुपये मानकर चलिए और दोनों तरफ से 5 से 6000 रुपये के बीच पहलगाम आप पहुंच जाएंगे। बाकी देखिए डिपेंड करेगा कि आप कितने पर्सन हो, कौन सी गाड़ी कर रहे हो और कितने दिनों के लिए बुकिंग होती है। सर्दियों में कश्मीर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, जिस कारण फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है, हाईवे बंद और लैंडस्लाइड जैसी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ये ज़रूरी भी नहीं है, पर अगर आप आ रहे हैं ना सर्दियों में तो 2-3 दिन अपने पास एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर चलें। हाँ, श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते में जब आप जाओगे तो श्रीनगर से 16.5 किलोमीटर आगे आएगा पंपोर, जिसको सेफ्रॉन टाउन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 6 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है केसर की खेती होती है। अब आप बोलोगे कि यार बस 6 किलोमीटर, तो भाई जी ये केसर के खेत है, गेहूँ चावल के नहीं। इसके 1 किलो की कीमत लाखों रुपए में होती है। भारत में ज़्यादातर जो केसर जाता है वो यहीं से सप्लाई होता है। इसका प्रोडक्शन अगस्त से सितंबर तक होता है। पंपोर से आगे सेबों के बाग आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर आप सेबों का जूस भी पी सकते हैं। इसके अलावा अखरोट और अन्य ड्राई फ्रूट के अलावा जो है बैट मतलब बल्ले की फैक्ट्री भी वहाँ पर लगी हुई है। चलते चलते अब अनंतनाग ज़िले में बने पहलगाम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहलगाम का पुराना और असली नाम जो था वो था बैलगांव। अब ये नाम क्यों हुआ? क्योंकि जब भगवान शिव जी अमरनाथ गुफा जा रहे थे तो बीच बीच में उन्होंने अपनी कुछ निशानी छोड़ी थी। ऐसे ही यहाँ पर जब वो गुजर रहे थे तो यहाँ पर छोड़ा था उन्होंने अपना नंदी बैल, इस कारण यहाँ का नाम हुआ बैलगांव। धीरे धीरे बदलकर ये पहलगाम हो गया, जिसे चरवाहों की घाटी या चरवाहों का गांव कहा जाने लगा, जहाँ पर घास के मैदानों में बरकवाल जो है ना उसके समुदाय के लोग भेड़ बकरियाँ यहाँ पर चराते थे। अब हम पहलगाम पहुँच चुके हैं। यहाँ सड़क के दोनों किनारे पर काफ़ी दुकानें हैं, जिसमें कश्मीरी शॉल, कपड़े और लोकल की कुछ चीज़ें, ड्राई फ्रूट वगैरह खरीद सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो सर्दियों के मौसम की वीडियो है, जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। ऐसा नज़ारा आपको कब देखने को मिलेगा, इसके लिए जानना होगा कि पहलगाम जाने का बेस्ट टाइम क्या है। अगर स्नोफॉल पसंद है तो मिड दिसंबर से फरवरी के बीच आ जाइए। इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। लेकिन सर्दियों में यहाँ आने से पहले ज़रूर पता कर लेना कि पहलगाम वाला रास्ता खुला है या नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा स्नोफॉल होती है ना तो रास्ता बंद हो जाता है। हालांकि ये मैदानी इलाका है तो जल्दी जो है बर्फ़ सड़क से हटा ली जाती है, लेकिन फिर भी पता कर लेना। जनवरी में यहाँ 2-3 दिन का हिम उत्सव या बर्फ़ महोत्सव भी होता है, जिसका आयोजन भारतीय सेना, होटल और रेस्टोरेंट वाले कराते हैं। इस दौरान यहाँ पर कई खेल होते हैं, जैसे स्कीइंग, स्लेजिंग, सिनो साइकिलिंग, घुड़सवारी वगैरह। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 2003 में। तो जनवरी में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ भी इसका लुफ्त उठा सकते हैं। मार्च में नीचे वाले एरिया में जो है बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाती है और अप्रैल से जून तक के मौसम में यहाँ हरियाली और फूल आपको दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद जुलाई अगस्त तो आपको पता है कि मानसून का सीज़न होता है, जिस कारण यहाँ पर होती है बारिश। लेकिन पहलगाम में जो है ना मानसून इतना ज़्यादा असर नहीं करता, जैसे भारत के बाकी एरिया में जो है ना बहुत ज़्यादा वो होती है बरसात, लेकिन उस दौरान यहाँ पर बारिश कम होती है। लेकिन भाई प्रकृति का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। इस समय पहलगाम आते वक्त पेड़ों पर आपको सेब भी देखने को मिल जाएंगे, जिसकी शुरुआत अगस्त से ही हो जाती है। साथ ही साथ जुलाई अगस्त में शिव जी की अमरनाथ यात्रा भी यहीं से शुरू होती है, जिससे इन महीनों में यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। अब अमरनाथ यात्रा का क्या रूट होता है, इसको हम आगे देखेंगे।
अगस्त के बाद सितंबर से अक्टूबर का समय है। इस समय भी मौसम आपको सुहावना मिलेगा और सेबों की भरमार यहाँ पर खूब रहेगी। नवंबर में ठंड यहाँ पर थोड़ी बढ़ने लगती है और इसके बाद फरवरी तक तो आपको पता ही है कि सर्दियों के मौसम के कारण स्नोफॉल होती रहती है। अब सब मौसम की यहाँ पर हमने बात कर ली, जो भी आपको अपने हिसाब से ठीक लगे उस टाइम यहाँ पर आ जाइए। हाँ, एक बात और कि अगर आप किसी भी टाइम आ रहे हैं ना, गर्मी सर्दी मतलब गर्मी में भी आ रहे हैं, तो एक दो गर्म कपड़े साथ ज़रूर रखें, क्योंकि मौसम जो है ना कभी एकदम से बदल जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर किसी दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी से यहाँ पर आ रहे हैं कश्मीर में, तो यहाँ पर प्रीपेड सिम काम नहीं करता, आपको लेना होगा पोस्ट पेड वाला। और यहाँ पर जो नेटवर्क आपको मिलेंगे ज़्यादातर वो जियो और एयरटेल के मिलेंगे। पहलगाम में ये आसानी से आपको मिल जाएंगे और एसटीडी की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये सागर रत्ना और दाना पानी नाम के दो रेस्टोरेंट है जहाँ पर वेज खाना मिलता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भैया हम ठहरे शाकाहारी, जिसका वेज खाना जल्दी से कश्मीर में नहीं मिलता। थोड़ा सा इधर उधर करके आपको ढूंढना पड़ेगा, पर हाँ मिल जाएगा। और ये तो हमें सड़क किनारे ही मिल गया, तो इससे अच्छी क्या बात है। इसलिए हमारा काम वेज खाने का मतलब शाकाहारी खाना खाने का आसान हो गया। अब पहलगाम में रात को रुकने की व्यवस्था करते हैं। सड़क किनारे और अंदर की तरफ यहाँ पर काफ़ी होटल बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कमरा लोगे ना तो वो काफ़ी महंगा मिलेगा। अगर सस्ता चाहिए तो यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे चंदनवाड़ी वाली रोड पर ले लीजिए, जहाँ पर 700 से 1000 रुपये के बीच में आपको ठीक ठाक कमरा मिल जाएगा। ऑनलाइन भी कमरों की बुकिंग चाहे तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा jktdc.co.in। इस वेबसाइट पर आप पहुँचोगे। ये वेबसाइट है जम्मू कश्मीर सरकार की, जिसमें होटलों के नाम आपको स्क्रीन पर चल रहे होंगे। इनकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये थोड़ा यहाँ पर महंगे हैं। जिसमें क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर में एग्जीक्यूटिव रूम है 3500 रुपये में, होटल एल्पाइन में डिलक्स रूम है 4000 रुपये में, पहलगाम रिजॉर्ट में सुपर डिलक्स 1 बेडरूम कोटेज 2475 में, 2 बेडरूम की डिलक्स 3725 और 4 बेडरूम की कोटेज मिलेगी 7000 रुपये में। नीचे कुछ दो होटलों के नाम हो रहे हैं, जैसे यात्री निवास में डॉर्मेट्री का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा। और आरू रिजॉर्ट में भी जो है कमरे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। बाकी प्राइवेट होटलों की बुकिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। गूगल में हमने पहलगाम होटल सर्च करके देखा तो वेबसाइट अपने हिसाब से ये दिखा रहा है सस्ते और महंगे होटल। तो वीडियो रोककर आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा और कितने में रूम चाहिए, कहाँ पर। और इनका चार्ज जो है ना थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहता है, क्योंकि जो कि सीज़न के हिसाब से डिपेंड करता है। लिद्दर नदी के किनारे हिवन नाम से ये एक होटल है, जिसमें 9000 रुपये से कमरा मिलना शुरू होता है, जिसके फ़ोटो आपके सामने चल रहे हैं। लोकेशन तो यहाँ पर बढ़िया है, पर यार रुपए भी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर होटल अच्छा है देखने में। यहाँ पर आरू वैली चंदनवाड़ी की दूरी लिखी हुई है, इन सबको एक बार देख लीजिएगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी के हिसाब से रेट लिखे हुए हैं, इनको चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हालांकि ये रेट कोई फिक्स नहीं है, इनसे जो है बातचीत करके आप इनको कम भी कर सकते हैं। साइड में नेहरू पार्क है, जिसमें बच्चों की टिकट 12 रुपये और बड़ों की है 24 रुपये। सर्दियों में तो इन पार्कों में आपको बर्फ़ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जब गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाएगी ना, तब इनकी पार्कों की अगली असली खूबसूरती जो भी होगी, जैसी भी, वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। पास में सिंह साहिब जी का गुरुद्वारा है। आगे हम चलेंगे तो ये आ गया श्री गौरी शंकर जी का मंदिर, जो यहाँ पर ज़्यादातर समय वीरान ही रहता है, क्योंकि यहाँ हिंदू ना के बराबर हैं। सिर्फ अमरनाथ यात्रा के समय ही इसमें कुछ चहल पहल होती है, बाकी ज़्यादातर समय जो है मंदिर खाली ही रहता है। यहाँ पर घोड़े खच्चरों का चार्ज लिखा हुआ है कि प्लेन रूट के लिए 300 रुपये प्रति घंटा और अप हिल के लिए 350 रुपये। बाकी फ़ोटोग्राफी के चार्ज भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये अब दोबारा से एक नया पार्क आ गया है, जिसका नाम है क्लब पार्क। इसमें भी फीस वही है, बच्चों के लिए 12 और बड़ों के लिए 24 रुपये। इसके पास रोड के दूसरी साइड है लिद्दर व्यू पार्क। पुल पार करके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से बोर्ड पर ये लिखे हुए हैं अम्यूज़मेंट पार्क, मिनी ज़ू, मतलब छोटा चिड़ियाघर भी यहाँ पर है, लेकिन वो इस टाइम खुला हुआ नहीं मिलेगा। आरू वैली और गोल्फ कोर्स। इसके बाद पोनी, स्लेज और गाइडों के चार्ज यहाँ पर पढ़ लीजिए। आगे लेवेंडर पार्क नाम से भी एक और पार्क है, जो सिर्फ गर्मियों में ही देखने को मिलेगा। इन गाड़ियों से तो बाद में घूमेंगे, पहले पहलगाम लोकल में कुछ जगह जो है ना उनको देख लेते हैं।
उनमें लिद्दर नदी, अगर आप चाहे तो पहले नंबर पर यहाँ पर जा सकते हैं घूमते घूमते, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। नदी का पानी बिल्कुल साफ़ है, जिसमें मछलियाँ गोते हुए लगाती हुई मिल जाएंगी। और एक बात कि इसमें रिवर राफ्टिंग भी होती है, जिसका चार्ज 700 रुपये है। राफ्टिंग जो है आपको मिलेगी पहलगाम के रास्ते पर। अगली जगह पहलगाम से 2 किलोमीटर दूरी पर है फेमस गोल्फ कोर्स, जो सी लेवल से 2400 मीटर की हाइट पर बना है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 18 होल मतलब छेद वाला ये गोल्फ कोर्स का मैदान है। पहाड़ और घने जंगलों से घिरा हुआ ये मैदान जो बनाया गया था 1915 में, और इसकी शुरुआती में जो है 9 होल थे इसमें। अब तक इसमें कुछ चैंपियनशिप का आयोजन भी हो चुका है। सर्दियों में तो देखिए कुछ देखने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बर्फ़ के कारण कुछ नहीं दिखेगा। तो गर्मी में अप्रैल से यहाँ पर आप जा सकते हैं। पहलगाम से करीब 1 किलोमीटर दूर अगली जगह है हमारी ममल गांव में भगवान शिव जी का ममलेश्वर मंदिर। ये गांव लिद्दर नदी के दूसरी ओर बना है। इतिहासकारों के मुताबिक ये 12वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है, लेकिन देखरेख ना हो पाने के कारण इसकी स्थिति यहाँ पर काफ़ी नाजुक बनी हुई है। अब वापस पहलगाम के टैक्सी स्टैंड की ओर चलते हैं, जहाँ पर आसपास घूमने के लिए किराए की गाड़ी हमें मिलेंगी, जिनमें इनोवा, इटोस, टवेरा, सूमो, इको और वैन, ये सब गाड़ी यहाँ पर किराया लिखा हुआ है। जिसमें मोल भाव करेंगे तो ये कम हो सकते हैं। लिस्ट के हिसाब से देखें तो आरू वैली, चंदन वैली और बेताब वैली के लिए इनोवा गाड़ी का लिखा हुआ है 2400 रुपये, इटोस 2050, टवेरा 2100, सूमो 2000, इको 1900 और वैन का है 1800 रुपये। अगर सिर्फ आरू और बेताब वैली जाना है तो इनोवा 1800 रुपये में, इटोस 1600, टवेरा 1650, सूमो 1550, इको 1450 और वैन का है 1350 रुपये। बाकी के लिए आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं कि किसका कितना चार्ज है, कौन सी गाड़ी का। पहलगाम में आगे घूमने के लिए जो है ना यूनियन की गाड़ियाँ चलेंगी। आप कहीं से भी आ रहे हैं ना तो वो यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएंगी, यहाँ पर वहाँ आपको कहीं आसपास पार्क करनी होगी। आगे घूमने के लिए आपको इन्हीं की गाड़ी लेनी होगी, मतलब कि खुद की गाड़ी से आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। चलिए अब पहलगाम से आगे घूमने चलते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बेताब वैली, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है। हमने पहलगाम से बेताब वैली जाने और आने के लिए 800 रुपये में ये इको की थी। जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिसमें देवदार, चीड़ और अखरोट के पेड़ आपको रास्ते में मिलेंगे। चूँकि ये जनवरी का मौसम है, इसलिए रास्ते पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। गर्मियों में आएंगे तो सिर्फ हरियाली के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, मतलब हरियाली गर्मियों में और बर्फ़ मिलेगी सर्दियों में। तो ये आ चुका है हमारा बेताब वैली। अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो बर्फ़ पर चलने के लिए यहाँ 50 या 100 रुपये में किराए पर गम बोट मिल जाएंगे, जो आपका पैर जो है बर्फ़ में नहीं धंसेगा, मतलब नीचे तक असर नहीं होगा, गीले नहीं होंगे पैर अगर इसको पहनते हैं तो। आगे चलने पर कुछ सिनो एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, जैसे वो होती है स्लेजिंग, उस पर बैठकर वो खींचते हैं। एंट्री टिकट है यहाँ पर 100 रुपये और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए है 50 रुपये। 1983 में सनी देओल और अमृता सिंह की एक मूवी आई थी बेताब, जिसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। फिल्म इतनी हिट हुई कि उसके कारण इस हगन वैली का जो नाम था ना पहले हगन वैली, वो फिर बाद में हो गया बेताब वैली। बेताब वैली में ये नदी है। यहाँ के लोग कह रहे थे कि ये शेषनाग झील है, लेकिन वो तो अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर आती है, तो ये वो झील तो नहीं है। पता नहीं क्यों ये इसको शेषनाग झील बोल रहे हैं। इस नदी का पानी देखिए कितना ज़्यादा प्योर है, मतलब स्वच्छ नदी है। नीचे के कंकड़ पत्थर सब दिख रहे हैं। ठंड है अभी तो फ़िलहाल पानी कम है, लेकिन जब गर्मी होगी ना तो बर्फ़ पिघलने के कारण पानी यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा। ये अम्यूज़मेंट पार्क का बोर्ड लगा हुआ है। सच में यार यहाँ की खूबसूरती तो देखिए, बर्फ़, नदी, पहाड़, पेड़, मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं। ये कमाल की वैली है। मन करेगा कि घंटों तक आप इसको ऐसे ही देखते रहें, लेकिन वापस भी तो जाना है ना। खाने के लिए यहाँ 2-3 दुकानें हैं। दुकानें तो खैर ये नहीं है, बस ऐसे ही टेम्परेरी कुछ लगाया हुआ है, जिसमें फ़िलहाल मैगी मिल रही थी। हालांकि मुझे मैगी कोई इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन कोई और ऑप्शन था नहीं तो हमें यही खानी पड़ी। सर्दियाँ ज़्यादा लग रही हो तो यहाँ पर ये कांगड़ी भी मिल जाएंगी, जो कि आपको एक कश्मीरी वो होता है ना फेरोन, उसको पहनते हैं। ये कांगड़ी जो है उनके अंदर रखी जाती है, मतलब लेकर साथ साथ घूमते हैं। बेताब वैली से 9 किलोमीटर आगे चंदनवाड़ी है। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि अमरनाथ की 34 किलोमीटर की पैदल यात्रा यहीं से शुरू होती है। चंदनवाड़ी से अमरनाथ की ओर आगे बढ़ेंगे तो ये सब स्थान आएंगे, जैसे चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर पिस्सू टॉप,
उसके 11 किलोमीटर पर शेषनाग, जहाँ पर जो है इसी नाम की एक झील बनी हुई है। शेषनाग से 4.6 किलोमीटर आगे आएगा महागुन टोप। फिर 9.4 किलोमीटर की दूरी पर है पंचतरणी, और वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है संगम। यहाँ से अमरनाथ गुफा है 3 किलोमीटर। तो ऐसे हमने जो है महादेव के दर्शन भी कर लिए। लेकिन ये यात्रा केवल जून एंड से जुलाई और मिड अगस्त तक ही होती है। वैसे अमरनाथ यात्रा का एक रूट और है जो बालटाल से शुरू होता है। वहाँ से पवित्र गुफा 14 किलोमीटर है, लेकिन वो रास्ता बड़ा खतरनाक और खड़ी चढ़ाई वाला है, इसलिए ज़्यादातर यात्री जो हैं पहलगाम के द्वारा ही अमरनाथ पहुँचते हैं। अगला नंबर आरू वैली का है, जो पहलगाम से 13 किलोमीटर है। बेताब वैली की तरह ये भी बहुत शानदार घाटी है। घने जंगलों के बीच बसी ये जगह ट्रैकिंग और घुड़सवारी के लिए जानी जाती है। साथ ही कैंपिंग साइट भी है, लेकिन लिखा हुआ है कि अपना कैंप आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। बजरंगी भाईजान फिल्म आपने देखी होगी, वहाँ जो मुन्नी का गांव दिखाया गया था ना, वो यहीं आरू वैली में शूट हुआ था। सर्दियों में बर्फ़ के समय जब आरू वैली में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है ना, तो यहाँ पर स्कीइंग भी होती है। ट्रैकिंग पर जाना है तो यहाँ से जो है कोलहोई ग्लेशियर जो है यहाँ से दूर कुछ, वहाँ के लिए आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं स्विट्ज़रलैंड, जो पहलगाम से 6.5 किलोमीटर दूर है। देखिए कितना पास है ये, पर ये कोई स्विट्ज़रलैंड नहीं है भाई साहब। दरअसल ये बैसरन घाटी है, जो इतनी खूबसूरत है कि इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड यहाँ पर बोल दिया गया। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि भारत में जो भी कोई जगह खूबसूरत दिखाई दे, उसको स्विट्ज़रलैंड के नाम से जोड़ दिया जाता है। अरे भाई, वो होगा अपनी जगह खूबसूरत और बढ़िया, लेकिन भारत में ऐसे बहुत से सुंदर स्थान हैं जिनकी अपनी एक खुद की अलग पहचान है। उसको बताने के लिए किसी दूसरी जगह के संदर्भ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। खैर छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। पहलगाम से बैसरन के लिए पैदल या घोड़े खच्चरों से जा सकते हैं। यहाँ पर घोड़ों का चार्ज बहुत ज़्यादा बताएंगे आपको, तो जितना भी वो बोलें उससे रेट आधे से भी आधा करने की कोशिश करें, क्योंकि कश्मीर में आपको लुटने से बचना है। बैसरन तक जैसे आप जाते हैं ना, तो बीच बीच में और भी स्थान आएंगे। इसमें 4-5 पॉइंट शामिल हैं, जिसमें 3-4 घंटे आपका पूरा सर्किल का लग जाएगा। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मांगेंगे, लेकिन प्रयास करें, जैसे मैंने पहले बताया कि 800 रुपये से ज़्यादा आप ना दें। अगर 800 रुपये तक बात बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना जो रास्ता इतना कीचड़ वाला हो जाता है, जिस कारण ये लोग जो है ना, जो घोड़े को चलाते हैं, उन्हें काफ़ी चलने में मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए उनकी मेहनत के रूप में आप चाहें तो उनको अलग से कुछ दे सकते हैं, लेकिन घोड़ों पर बैठने से पहले उनसे तय कर लेना कि कौन कौन से पॉइंट पर घुमाओगे। जैसे वो हमें कुछ दूर लेकर गए और बोले कि यही स्विट्ज़रलैंड है। अब भैया हमें थोड़ा शक हुआ कि यार ऐसा तो स्विट्ज़रलैंड ना होने का, ये तो पता ना कौन सा लैंड है। तो जो है आपको ये सब ध्यान रखना है, मतलब पहले से सब तय कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपके साथ भी ऐसा ना हो। कुछ दूर आगे चलोगे तो एक जगह आएगी जहाँ गाइड या फिर कहो कि ये घोड़े वाले बता रहे थे कि यहाँ जंगलों में जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने एक तीर से 2 शिकार किए थे, एक शेर का और दूसरा हिरन का। मतलब इन्होंने हमें ऐसा बताया। तो ये है बैसरन वैली, है ना खूबसूरत। तो जितना भी समय आपको यहाँ पर बिताना है, उतनी देर प्रकृति का आनंद लीजिए और उनसे जुड़ने की कोशिश करें। इसके बाद पहलगाम की ओर चल दीजिए। ये घोड़े वाले वापस दूसरे रास्ते से लाते हैं, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो जो दूर खुला सा मैदान दिखाई दे रहा है, उसमें राजा हिंदुस्तानी के गाने परदेसी परदेसी जाना नहीं, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। वो बात अलग है कि गाना सुनने के बाद भी हीरोइन उसको छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो गाना जो है यहीं पर शूट हुआ है, ऐसा इन्होंने हमें बताया। लेकिन जब वो ओरिजिनल गाना आप देखोगे ना, तो उसकी शूटिंग गौर से देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि वो यहाँ पर शूट हुआ होगा। उसमें पहलगाम वैली का कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं। बस यहाँ से आपको नीचे पहलगाम वैली दिखाई देगी, परदेसी परदेसी नहीं। नीचे पहलगाम की ओर जाने पर ये पेड़ हैं जिसके कश्मीर में बैट बनते हैं। बैट मतलब बल्ला। तो इस तरह आप एक रास्ते से ऊपर जाएंगे और दूसरे से नीचे उतरकर बैसरन सर्कल आपका पूरा हो जाएगा। चलिए, जब बात हो ही रही है तो एक और लोकेशन के बारे में बता देते हैं, जो कि है पहलगाम से 20 किलोमीटर आगे एस मुकाम नाम की जगह। फिर उसके 3 किलोमीटर दूरी पर एक दरगाह है, जहाँ पर बजरंगी भाईजान का गाना भर दे झोली वाला जो है यहाँ पर शूट हुआ था। बाकी फिल्मों की बात बाद में करेंगे। फिलहाल पहलगाम से 16 किलोमीटर और बैसरन वैली से 11 किलोमीटर दूर तुलियन झील के ट्रैक पर चलते हैं। यहाँ भी घोड़े खच्चर से आप जा सकते हैं।
सी लेवल से 3684 मीटर की हाइट पर बनी ये झील जो है, इस झील में जो है ज़्यादातर बर्फ़ के टुकड़े आपको तैरते हुए मिलेंगे, जिस कारण ये सफ़ेद और मतलब ऐसी बनी रहती है जिससे कि देखने में अच्छी लगती है। तुलियन झील 3 ओर से 4800 मीटर के ऊंचे पहाड़ों के मतलब बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। तो मित्रों, ये होगी पहलगाम और उसके आसपास के स्थानों की जानकारी। अब इससे आगे ये वीडियो उनके लिए है जो घूमने के साथ साथ वहाँ के इतिहास को भी समझना चाहते हैं, जिनको ऐसा कुछ जानना है जो उन्हें पहले ना पता हो या फिर जिसके बारे में उन्होंने बहुत कम सुना हो। तो श्रीनगर से पहलगाम जाते समय उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इनमें सबसे पहले जगह है अवंतीपुर, जिसे अवंतीपुरा या अवंतीपोरा भी बोला जाता है। सी लेवल से 1582 मीटर की हाइट पर बना ये स्थान जो है श्रीनगर से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। कश्मीर में जब हिंदू शासन था तो ये जगह जो है कश्मीर की राजधानी हुआ करती थी। अवंतीपुरा का नाम राजा अवंती वर्मन के नाम से यहाँ पर रखा गया है, जिन्होंने यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें से 2 मंदिर अभी भी फेमस है। 9वीं शताब्दी के 2 मंदिर यहाँ पर इन्होंने बनवाए थे। एक भगवान विष्णु का अवंती स्वामी और दूसरा शिव जी का अवंतीश्वर या कहीं कि शिवेश्वर मंदिर। ये दोनों एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर बने हुए हैं, लेकिन देख रेख ना हो पाने के चलते अब ये वीरान और खंडर हो चुके हैं। जगह जगह टुकड़े आपको मंदिर के दिख जाएंगे। ये भारतीय पुरातत्व के अधीन है, जिसकी वो 25 रुपये एंट्री फीस लेते हैं, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए इसमें सुधार ना के बराबर ही लगता है। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में भूकंप और बाढ़ से मंदिर को नुकसान हुआ था। ये भूकंप और बाढ़ 2 तरह के थे, एक तो नेचुरली जो होता है और दूसरा था आक्रमणकारियों का, जो बार बार आक्रमण करके इसको तोड़ते रहे। प्रकृति और मौसम ने तो बहुत धीरे धीरे असर करा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा असर था इस पर हुए हमलों का। समय बीतता गया और 1923 से 1926 तक यहाँ पर खुदाई की गई, तब मंदिर के अवशेष मिलते गए। मुख्य आधार पर ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भगवान विष्णु की चांदी की मूर्ति हुआ करती थी, जिसको अंग्रेज लोग लंदन ले गए। बाकी कुछ अवशेषों को श्रीनगर के श्री प्रताप सिंह म्यूजियम में रखा गया है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर के खंडर आप देख रहे हैं वो केवल ऊपरी भाग है। धरती के नीचे 20 फीट गहराई तक ये मंदिर बना हुआ है। देखकर लगता है कि पहले ये मंदिर कितना विशाल और भव्य रहा होगा। कितनी मेहनत, कुशलता, लगन और कारीगरी से इसको बनाया गया होगा। दीवारों पर 9 देवियाँ, यमुना जी, शिव शंकर और शेषनाग पर सोते हुए विष्णु समेत अन्य कई देवी देवताओं के यहाँ पर निशान मिल जाएंगे मूर्तियों के। लेकिन अब जो है यहाँ की मूर्तियों को जो है बहुत समय पहले यहाँ से उखाड़कर नष्ट कर दिया गया था। कोनों पर विष्णु, गरुण, लक्ष्मी देवी, भूमि, सरस्वती और गणेश जी के मंदिर हैं। बाकी साइड में 69 और मंदिर थे, जिनमें जो है पुजारी बैठते थे। वर्तमान में खंडर ही सही, लेकिन आज भी सनातनियों के इतिहास के गौरव का गवाह ये मंदिर बना हुआ है। उनका इतिहास कितना पुराना है और क्या वो माइथोलॉजी है या सच्चाई, अगर इसको थोड़ा करीब से जानना है तो आप कार्तिकेय 2 मूवी देख सकते हैं। बाकी देखिए, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो की लंबाई का भी ध्यान रखना है, तो हम जो है अब हमें आगे बढ़ना होगा। अब अगला स्थान है हमारा अवंतीपुर से 26 किलोमीटर बाद अनंतनाग। ये एक ज़िला और उसका मुख्यालय भी है। जम्मू और श्रीनगर के बाद ये जम्मू कश्मीर का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इसको कश्मीर की कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। जगह का नाम भगवान विष्णु के अनंत काल और जिस शेषनाग पर वो आराम करते थे उनके नाम पर रखा गया है। और शिवजी जब अमरनाथ गुफा जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर अनंत मतलब बहुत सारे नागों को छोड़ा था, इस कारण भी ये अनंतनाग हुआ। लेकिन पता है यहाँ के लोग इसको क्या कहते हैं? वो बोलते हैं इसको इस्लामाबाद, अनंतनाग को। अब इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो गूगल सर्च कर लीजिए। हम यहाँ अनंतनाग से 8 किलोमीटर आगे मारतंड नाम की जगह पर पहुँचते हैं, जिसका नाम बदलते बदलते अब हो गया है मट्टन। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर सूर्यदेव का मारतंड मंदिर है, जिसको 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच राजा ललितादित्य मुक्तिपीठ ने सूर्य के सम्मान में बनवाया था, जिसमें सूर्य की पहली किरण निकलने पर पूजा की जाती थी। लेकिन आज इस मंदिर की दशा भी वही है जो अवंतीपुर के मंदिरों की है। 1389 और 1413 के बीच मुगल काल के समय सिकंदर शाह मीरी और अन्य आक्रमणकारियों ने मंदिर को कई बार नष्ट करने की कोशिश की। ये मंदिर इतना ज़्यादा मजबूत और विशाल था कि कहते हैं ये एक बार में टूटा ही नहीं, बार बार अटैक करके इसको तोड़ने में करीब 1 साल का समय लग गया।
सिकंदर शाह मीरी या अन्य जो आक्रमणकारी थे ना, उनको कहते थे बुत सिकन, मतलब कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। वो कुछ पत्थर निकाल कर लकड़ियाँ भरकर उसमें आग लगा देते थे और मंदिर तोड़ने की हर संभव कोशिश करते थे। कुछ लोग इस बात को छिपाने के लिए बारिश, बर्फबारी और अन्य प्राकृतिक घटनाओं को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन उन सब का इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ जितना कि इसको तोड़ने वालों ने इसका नुकसान किया है। कभी ये मंदिर बेहतरीन आर्किटेक्चर के कारण पूरे देश दुनिया का शान बनकर खड़ा था। इसका आंगन 220 फीट लंबा और 142 फीट चौड़ा था। इसमें 84 छोटे छोटे मंदिर और 365 मूर्तियाँ थीं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण, हनुमान, शंकर जी, गणपति, गंगा यमुना, जय विजय और अन्य मूर्तियाँ भी शामिल हैं, जिनको यहाँ से उखाड़कर नष्ट कर दिया गया ताकि यहाँ पर कोई दर्शन करने ना आ सके। लेकिन वो भूल गए कि सनातन का मतलब ही होता है जो सदा बना रहे, शाश्वत, अमर। 2014 में बॉलीवुड में शाहिद कपूर की हैदर फिल्म का यहाँ पर एक गाना शूट हुआ था, जिसमें इस ऐतिहासिक मंदिर को बुराई के रूप में दिखाकर अपमान किया गया था। इस तरह की प्रोपोगेंडा से भरपूर फिल्में बॉलीवुड में आती रही, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि इस तरह की फिल्मों का क्या मकसद होता है। इसलिए आज बॉलीवुड को कोई पूछ भी नहीं रहा। ज़्यादातर बड़े से बड़े सुपरस्टारों की फिल्में सुपर फ्लॉप हो रही हैं। चलिए अब लास्ट में पहलगाम घूमने का कितना खर्चा होगा उसको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे सस्ता तरीका तो वही है जो पहले बताया कि दिल्ली से उधमपुर आप ट्रेन से पहुँचिए, जिसका स्लीपर सीट का किराया 365 रुपये है। फिर उधमपुर से बनियाल पहुँचने में आपको लग जाएंगे बस के 150 रुपये। फिर बनियाल से अनंतनाग ट्रेन के 35 रुपये और अनंतनाग से पहलगाम शेयरिंग टैक्सी के लग गए 120 रुपये। इस तरह 670 रुपये में हम उधमपुर से पहलगाम पहुंच गए। अब पहलगाम पहुंचकर आपको लेना होगा कमरा, जो कि 1500 रुपये में आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। वहां से आरू वैली, वेताब वैली और चंदन वैली घूमने के लिए अगर इको शेयरिंग कार भी करेंगे तो 2000 रुपये आपके वहाँ पर लग जाएंगे। या फिर इनमें से एक आध जगह कम करके आप घोड़ों के द्वारा बैसरन भी जा सकते हैं। खाने का आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपकी कितनी खुराक है। हम यहाँ पर उसके 1000 रुपये जोड़ लेते हैं, तो इस तरह कुल खर्चा हुआ 5170 रुपये। मतलब कि 5000 रुपये के आसपास आपकी पहलगाम की यात्रा हो जाएगी। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। अगर कहीं कुछ इसमें गलती रह गई हो, कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। बाकी आपके कोई सवाल, सुझाव या शिकायत कुछ भी हो तो वो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।